बच्चों, वेलकम टू सीबीएसई क्लास 7th। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं अनुष्या, आपकी सोशल साइंस टीचर। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। आपका एक चैप्टर है ऑन इक्वालिटी। आज के क्लास में हम इस चैप्टर का वन शॉर्ट रिविजन करने वाले हैं। मतलब बाय द एंड ऑफ टुडेज सेशन, जब तक आपका ये सेशन एंड होगा, आपको ये चैप्टर 100% पूरे तरीके से समझ आ जाएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो ऑन इक्वालिटी ये जो चैप्टर है, इसमें आपको समझाया जा रहा है कि इक्वालिटी मतलब इंडिया में सारे लोगों को बराबर ट्रीटमेंट मिलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या इंडिया में सही में लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिल भी रही है? अगर नहीं मिल रही तो क्या हमारी गवर्नमेंट कुछ कर रही है लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए? ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे केस स्टडीज़ के साथ भी समझेंगे इस चैप्टर को। रियल लाइफ में लोगों के साथ किस तरीके से भेदभाव होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको इस चैप्टर में समझाई जाएंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के कॉन्सेप्ट से। क्या मतलब होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमने कह रखा है कि हर एक अडल्ट सिटीजन का मतलब क्या है? एक ऐसा इंसान जो 18 अबव हो। ठीक है, तो हर एक अडल्ट सिटीजन के पास वोटिंग राइट है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो जो इंसान है उसका जेंडर क्या है, कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, कल्चर क्या है। जब तक वो इंडिया का अडल्ट सिटीजन है तब तक उनके पास वोटिंग राइट है। एंड इसी चीज़ को हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि हमने इंडिया में सारे एडल्ट सिटीजन्स को वोटिंग राइट दे रखा। हम कोई भेदभाव नहीं करते वोटिंग राइट के कंटेक्स्ट में। ठीक है, इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। और हर एक इंसान के पास एक वोट ही होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वोट्स में भी कोई भेदभाव नहीं है। हर एक इंसान वोट दे सकता है, अपनी तरफ से वो सिर्फ एक वोट दे सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ लिया है तो हमें कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये तो बहुत बढ़िया बात है। कहीं ना कहीं इसमें ये कहा जा रहा है कि हम सारे लोग इक्वल हैं, हम सारे लोग बराबर हैं, है ना? तो इसका मतलब इंडिया में इक्वालिटी हर जगह होगी। कहीं ना कहीं यही लग रहा है सुन के, है ना? तो चलो एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल किसका लेंगे हम? कांता का। ठीक है, कांता। ये एक मेड का नाम है। इनकी कहानी आपको सुनाई जाती है आप लोगों के चैप्टर में। ठीक है, तो क्या होता है, कांता एक फैमिली के घर में एज मेड वर्क करती हैं। ठीक है, एक बार वोटिंग का टाइम चल रहा होता है तो क्या होता है, उनकी जो फैमिली के लोग होते हैं वो भी लाइन में खड़े हुए होते हैं वोट देने के लिए, और साथ ही साथ कांता भी खड़ी होती हैं उसी लाइन में वोट देने के लिए। तो कांता मन ही मन सोचती है कि कितनी बढ़िया बात है, हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हम सारे लोग बराबर हैं, हम सारे लोग लाइन में खड़े हैं वोट देने के लिए। ओके, फिर वोटिंग वाला दिन वगैरह खत्म हो जाता है एंड कांता अपने घर में सुबह उठती हैं और वो देखती हैं उनकी जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा बीमार होती हैं। पर कांता छुट्टी नहीं ले सकती, तो कांता क्या करती है, अपनी बेटी को एक दवाई दे देती हैं और कहती हैं कि तुम थोड़ा आराम करो, मैं वापस आऊँगी और तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊँगी, तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो। ठीक है, तो कांता ये कहने के बाद अपने घर के बाहर निकलती है और देखती है कि उसके घर के बाहर चीज़ें बहुत ख़राब हैं। कांता एक स्लम एरिया में रहती थी, छोटे छोटे घर जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, जहाँ पे आसपास बहुत ज़्यादा कचरा गार्बेज फैला हुआ है। ठीक है, आसपास स्टैग्नेंट वाटर है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो कांता मन ही मन सोचती है कि अगर हम ऐसे हालात में रहेंगे तब तो मेरी बेटी बीमार पड़ेगी ही। पर फिर वो सोचती है और फिर अपने काम के लिए चली जाती है, काम के लिए निकल जाती है। काम पे वो जाती है और जिनके घर वो काम करती है, कांता उनसे कहती है कि मुझे थोड़े से पैसे एडवांस में चाहिए, अभी मुझे सैलरी मिलने का टाइम नहीं हुआ है, फिर भी आप मुझे थोड़े से पैसे एडवांस में दे दो, क्योंकि मेरी बेटी बीमार है, मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। उसे एडवांस में पैसे मिल तो जाते हैं, पर वो जहाँ काम करती थी वहाँ के लोग उसे एक वार्निंग देते हैं कि अभी तो हम दे रहे हैं तुम्हें एडवांस में पैसे, पर इस चीज़ की आदत मत बनाना। ठीक है, और फिर वो हॉस्पिटल जाती है अपने बेटी को लेकर। सारा काम वाम घर पे करने के बाद शाम को बेटी को हॉस्पिटल लेके जाती है। अब कांता जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल।
ठीक है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि कांता बहुत लंबी लाइन में खड़ी है अपनी बेटी को लेके, और कांता दिमाग में सोच रही है कि जिनके घर में मैं काम करती हूँ वो लोग मेरे साथ वोट देने के लिए तो लाइन में खड़े थे, पर जब उनके बच्चे बीमार होते होंगे तब उन्हें लाइन में खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, वो डायरेक्टली डॉक्टर के पास जल्दी पहुंच जाते होंगे। तो ऐसे में कांता सोचने लग जाती है, क्या हम लोग सही में बराबर हैं? मैं जिनके घर काम करती हूँ वो लोग स्लम एरिया में नहीं रहते, उनके बच्चे गंदगी के वजह से जल्दी से बीमार नहीं पड़ते होंगे, एंड अगर उनके बच्चे बीमार पड़ भी जाते हैं तो उनके बच्चों को इतना वेट नहीं करना पड़ता होगा, इतनी लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता होगा ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो इस एग्जाम्पल के साथ आप बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या इक्वालिटी सही में है? क्योंकि एक तरफ तो हम लोग कह रहे हैं कि हाँ इंडिया में इक्वालिटी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, दूसरी तरफ अगर हम किसी भी गरीब इंसान की जिंदगी को थोड़ा गौर से देखें तो वी माइट आस्क आवरसेल्फ दिस कि क्या इक्वालिटी सही में इंडिया में चल रही है। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जहाँ पे इक्वालिटी हमें नहीं मिल रही है, नहीं दिख रही है इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में बहुत पहले हमने बनाया था एक कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में होता क्या है, हम लोग सोसाइटी के सारे लोगों को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था एंड हमने उन्हें अलग अलग कास्ट में बांट दिया था। सोसाइटी में एकदम टॉप में हम रखते थे ब्राह्मण को, जो पुजारी प्रीस्ट होते थे। ठीक है, उसके बाद आते थे क्षत्रिय, राजा रानी, वॉरियर्स, ये सब इस कास्ट के मेंबर हुआ करते थे। उसके बाद वैश्य, जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, और उसके बाद शूद्र। शूद्र को लोअर कास्ट के कैटेगरी में रखा जाता था एंड उनको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बुरी ट्रीटमेंट दी जाती थी, उनको सब लोग परेशान करते थे। शूद्र में भी कुछ लोगों को अनटचेबल कहा जाता था। अनटचेबल मतलब लोगों का ऐसा मानना था कि अगर ये किसी चीज़ को छुएंगे वो चीज़ खराब हो जाएगी। एंड शूद्र में काफ़ी सारे लोगों को पता है कितना परेशान करते थे। जैसे मान लो एक विलेज है, विलेज के बीच में एक वेल है जहाँ से सब लोग पानी निकाल के पीते हैं, तो शूद्र से कहते थे बाकी सब तो वेल को छू सकते हैं, तुम नहीं छू सकते वेल को, कहीं और जाके पानी पियो। मान लो गाँव में कोई टेम्पल है और वो एक ऐसा टेम्पल है जहाँ सब लोग जा रहे हैं, पर अगर कोई शूद्र जाता था टेम्पल के पास तो उन्हें वहां से भगा देते थे कि नहीं तुम हमारे टेम्पल को खराब कर दोगे, हमारे टेम्पल के पास मत आओ। तो ये इतिहास में हमने कुछ बहुत ही गलत चीजें कर रखी हैं, भेदभाव कर रखे हैं। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम एक और इसी चीज का एग्जाम्पल है। ठीक है, कि हमारे इंडिया में बराबरी, इक्वालिटी अभी नहीं आई है। कहने को तो कास्ट सिस्टम फॉलो करना अलाउड नहीं है, पर अब भी अगर आप गाँव वगैरह में जाओगे आपको दिखेगा कि कास्ट सिस्टम खुलेआम प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो लोअर कास्ट में कुछ लोग अपने आप को दलित बुलाते हैं, मे बी आप लोगों ने ये वर्ड सुन रखा होगा। ठीक है, लोअर कास्ट के कुछ लोग अपने आप को दलित्स कहते हैं। ठीक है, दलित शब्द का मतलब होता है ब्रोकन। ठीक है, तो ब्रोकन, इन्होंने अपने आप को ब्रोकन क्यों कहा? क्योंकि इतिहास में सारे लोगों ने इनके साथ भेदभाव करा, इन्हें नीचा दिखाया, तो ताकि ये चीज सबको याद रहे कि इनके साथ भेदभाव हुआ, इन्होंने अपने आप को दलित बुलाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि बीच में ऐसा भी होता है कि गांधी जी हमारे आते हैं और कहते हैं कि अपने आप को दलित मत बुलाओ, तुम अपने आप को हरिजन बुलाओ। हरिजन मतलब, हरि मतलब भगवान का नाम है, जन मतलब लोग, मतलब भगवान के ही बच्चे हो तुम, सब लोगों जैसे हो, तो हरिजन बुलाओ। ठीक है, तो ऐसे एक दलित एक टर्म लोअर कास्ट के लिए यूज किया जाता था। अब हम एक और कहानी समझते हैं, एक और कहानी सुनते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि जो दलित थे या फिर लोअर कास्ट के लोग थे उनके साथ उस टाइम पे कैसा ट्रीटमेंट होता था। और ये रियल स्टोरी है। ठीक है, रियल स्टोरी किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनकी कहानी हम सुनेंगे। और इन्होंने ना एक बहुत ही फेमस किताब लिखी थी, किताब का नाम था झूठन। ठीक है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। क्या मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी का? अगर मैं अपनी जिंदगी के ऊपर एक बुक लिखने लग जाऊं तो हम उसे ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। ठीक है, तो एक ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, बुक का नाम होता है झूठन, और आप बच्चों को यहाँ पे ये बुक दिख भी रही है। ठीक है, बुक का कवर है। इस बुक को पढ़ने के बाद हमें पता लगता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने लाइफ में क्या क्या सहा। ठीक है, तो जब ये बहुत छोटे थे, ये लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे,
और इनके गांव में ना एक स्कूल होता था जहाँ पे सारे बच्चे जाते थे पढ़ाई करने के लिए। तो जाहिर सी बात है ओम प्रकाश वाल्मीकि भी वहाँ पे जाना चाहते थे और जाते भी थे। पर यहाँ पे इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। तब क्या होता था, टीचर खड़ी रहती थी, बीच में एक मैट बिछा दिया जाता था, बच्चे उस मैट में बैठते थे और टीचर की बात सुनते थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ क्या हुआ, उनको कोई मैट में नहीं बिठाता था। अगर मान लो सारे बच्चे यहाँ बैठे तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को एकदम कोने में बिठाया जाता था। अक्सर जहाँ वो बैठते थे नीचे मैट नहीं होता था। काफ़ी बार उनको इतना दूर बिठा दिया जाता था कि उनको सुनाई ही नहीं देता था कि टीचर क्या कह रही है, कुछ समझ ही नहीं आता था उनको कि टीचर क्या समझा रही हैं। ऐसा बहुत टाइम तक चलता रहा। ठीक है, कई बार पता है ऐसा भी होता था कि क्लास के जो बाकी बच्चे हैं वो उनको पीटने आ जाते थे। मतलब उन्होंने एक ग्रुप बनाया और ओम प्रकाश वाल्मीकि को वो पीटना स्टार्ट कर देते थे विदाउट एनी रीजन। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि इन सारी चीज़ों से परेशान चल रहे थे। पर अभी मैं एक और चीज़ बताऊंगी जो सुन के आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या हुआ ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ वो समझते हैं। तो जब ओम प्रकाश वाल्मीकि क्लास 6 में थे तो स्कूल के जो हेड मास्टर थे, हेड मास्टर मतलब जो प्रिंसिपल थे, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि ओम प्रकाश तुम क्लास में पढ़ो मत, तुम क्या करो, तुम बाहर जाके झाड़ू लगाओ। ठीक है, स्वीपर मतलब स्वीप करो, प्लेग्राउंड को साफ करो। ठीक है, उनको एक झाड़ू पकड़ा दिया। ठीक है, क्लास 4 की बात है। आप सोच सकते हो क्लास 4 का बच्चा वैसे ही बहुत छोटा सा होता है और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने बुक में बताया कि वो मतलब बहुत हेल्दी चाइल्ड नहीं थे, बहुत पतले से एक स्टूडेंट थे। तो उनको एक बहुत बड़ा सा एक झाड़ू पकड़ा दिया जाता है एंड बाकी सारे उनके क्लासमेट्स क्लास में बैठ के पढ़ रहे थे, पर ये अकेले प्लेग्राउंड को साफ करने में लगे हुए थे। बच्चे इनको देख देख के हंसते थे, बाकी टीचर्स भी देखते थे, प्रिंसिपल भी देखते थे कि हाँ, प्रिंसिपल ने तो खैर काम पे ही लगाया था। तो ये ऐसे झाड़ू लगाते थे प्लेग्राउंड में। जब प्लेग्राउंड साफ हो जाता था तो स्कूल में कोई और कमरा पकड़ा देते थे। तो ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। उनसे क्या करा, पूरे स्कूल को साफ कराते रहे। ठीक है, उनको पढ़ाई करना अलाउ नहीं किया जाता था, वो बेचारे स्कूल को ही साफ करते रहते थे। अक्सर उनके पूरे बॉडी में दर्द हो जाता था, है ना। स्कूल में तो काफ़ी टाइम तक रहना होता है। सोचो अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे, पूरे दिन साफ कर रहे हो किसी बिल्डिंग को बिना रुके, तो जाहिर सी बात है, वो भी क्लास 4 का छोटा सा बच्चा, तो जाहिर सी बात है पूरे बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही स्टार्ट होने लग जाता है ओम प्रकाश के साथ। ठीक है, एंड ये बहुत दिनों तक चला। फिर एक दिन क्या होता है, अचानक से ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो पिताजी थे, जो फादर थे, वो स्कूल की बिल्डिंग के बाहर से ऐसे चल के जा रहे होते हैं। वो देख लेते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो यहाँ पे सफाई कर रहा है, बाकी सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये अकेला यहाँ पे सफाई कर रहा है। उनको बहुत बुरा लगता है। वो जाते हैं अंदर, ओम प्रकाश से बोलते हैं झाड़ू को छोड़ दो, और ओम प्रकाश का हाथ पकड़ के हेडमास्टर के पास जाते हैं। और हेडमास्टर से पता है वो क्या बोलते हैं कि यू आर अ टीचर, तुम टीचर हो, तो इसलिए मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता। आपको पता ही होगा टीचर्स को जनरली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। एंड उस टाइम पे जैसे गांव में, विलेजेस में टीचर्स ने जो कह दिया सो कह दिया, सब लोग मानते थे, बहुत रिस्पेक्ट देते थे। तो ओम प्रकाश के फादर ने कहा कि तुम एक टीचर हो, हेडमास्टर से कहा तुम एक टीचर हो, तो मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कह सकता, पर मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि मेरा बच्चा यहाँ पे फिर से आएगा पढ़ाई करने के लिए, और ऐसा नहीं है कि यही इकलौता होगा, इसके बाद और भी हम जैसे लोग इसी स्कूल में आते रहेंगे पढ़ाई करने के लिए। ये कह के ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को वहाँ से उठा के ले चलते हैं वो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आपको जो इमेज दिख रही है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की ही है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा छोटे से पतले से तो नहीं लग रहे, वो क्लास 4 की कहानी थी। उसके बाद वो बड़े हो जाते हैं, बुक लिखते हैं, एंड ये ऐसी एक मीटिंग में अपने लाइफ के बारे में बता रहे थे। सो ये उनकी फोटो है। ठीक है, चलो, तो ये एक कहानी आप लोगों ने समझ ली। ठीक है, अब हम एक और कहानी समझते हैं। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी थी, अब हम एक और कहानी समझते हैं। ये दूसरी कहानी है। ये कहानी थोड़ी रिलीजन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, रिलीजन के बेसिस पर भी भेदभाव होता है। ठीक है, ये तो अभी हमने जो ये पढ़ा ये तो कास्ट के बेसिस पे हो रहा था, पर रिलीजन के बेसिस पर भी भेदभाव किया जाता है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है,
तो अब ये जो स्टोरी है ये है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के बारे में, ठीक है। ये एक मैरिड कपल है, ये किसी नए शहर में जाते हैं और यहाँ पे इनको एक अपार्टमेंट चाहिए रेंट पे। इन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ ये कांटेक्ट में आए और इन्होंने कहा कि आप हमें 2-3 अपार्टमेंट दिखा दो, हमें रेंट के लिए चाहिए। तो जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी होते हैं, वो बहुत सारे अपार्टमेंट्स में जाते हैं, ठीक है, एंड उन्हें बहुत सारे अपार्टमेंट पसंद भी आते हैं। पर हर एक अपार्टमेंट में जैसे ही लोग इनका नाम सुनते थे, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, लोग क्या करते थे, लोग मना कर देते थे कि हमारे पास तो कोई अपार्टमेंट है ही नहीं रेंट पे, ठीक है, या फिर लोग कुछ ना कुछ छोटे मोटे बहाने मार के इन्हें भगा देते थे। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ये एक अपार्टमेंट में गए, वहाँ पे उन्हें सब अच्छा लगा, सारी बात हो गई। अचानक से अपार्टमेंट जिसका था उनको पता चला मिस्टर एंड मिसेस अंसारी का नाम क्या, अंसारी नाम सुना उन्होंने, और फिर वो अचानक से बहाना मार देती है कि हम ना अपने अपार्टमेंट में ऐसे लोगों को नहीं रखते जो मीट खाते हैं, जो नॉन वेज होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है। और ये झूठ था, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को ऊपर वाले कमरे से ही फिश या मतलब कुछ नॉन वेज बनने की स्मेल आ रही होती है। तो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को बहुत बुरा लगता है। वो ऐसे ही 2-3 अपार्टमेंट्स को घूमते हैं, उन्हें फिर मिलता नहीं है कोई अपार्टमेंट। एंड फिर क्या होता है, जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी से आके कहते हैं कि आप लोग ना अपना नाम बदल लो। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की जगह अगर कोई आपसे अपना नाम पूछे तो आप मिस्टर एंड मिसेस कुमार बोलना, आपको आसानी से घर मिल जाएगा। ये सुन के मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को बहुत बुरा लगता है। वो अपना नाम तो नहीं बदलते, पर 1-2 महीने और ढूंढते हैं, फिर मुश्किल से जाके उनको कोई घर मिलता है रेंट पे, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ आया, अक्सर लोग क्या करते हैं, दूसरों का नाम सुन के उनका रिलीजन समझ जाते हैं। जैसे अंसारी सरनेम जनरली मुस्लिम्स के लिए यूज किया जाता है, तो बाकी लोग इनको घर रेंट पे नहीं देना चाहते थे क्योंकि उनको लगा कि ये मुस्लिम्स हैं, हमें अपने रिलीजन के ही लोग चाहिए। ऐसा उन लोगों का माइंडसेट था जो कि बिल्कुल गलत था। और सोचो, अपने ही कंट्री में कोई आके मिस्टर एंड मिसेस अंसारी से कह रहा है कि तुम अपना नाम बदल लो, सब ठीक हो जाएगा, है ना। आप इसे थोड़ा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करो। अगर कोई आपके पास आके कह दे कि तुम अपना नाम बदल लो, सब बढ़िया हो जाएगा, कितना बुरा लगेगा ना, कि अपने ही कंट्री में ऐसा करना पड़ रहा है कि हम अपना नाम बदलें ताकि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। तो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को घर मिल जाता है, पर ये बहुत ही गलत चीज़ है जो कि उनके साथ हुई, ठीक है। दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, ठीक है। डिग्निटी शब्द का क्या मतलब होता है, रिस्पेक्ट, ठीक है। तो अक्सर हमारे इंडिया में, बाकी कंट्रीज में भी हम देखते हैं कि कास्ट, रिलीजन, हमारे बैकग्राउंड, क्लास, जेंडर, इन सारे बेसिस पे भेदभाव बहुत किया जाता है, ठीक है। ऐसे में एज अ सिटीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें डिग्निटी मिले, रिस्पेक्ट मिले। ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या चाहते थे कि उनको रिस्पेक्ट मिले। जब बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे थे और उनको बाहर भेज दिया था झाड़ू लगाने के लिए, तब क्या हुआ, उनकी डिग्निटी हर्ट हुई, उनकी रिस्पेक्ट हर्ट हुई। जब मिस्टर एंड मिसेस अंसारी से बोला गया कि तुम अपना नाम बदल के देख लो, तो क्या हुआ, उनकी डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट हर्ट हुई, ठीक है। तो हम में से सारे लोग चाहते हैं कि हम एक ऐसे सोसाइटी में रहें जहाँ पे हमको रिस्पेक्ट दी जाए, डिग्निटी दी जाए, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। इसी डिग्निटी को बचाने के लिए हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि इंडिया में सारे लोग बराबर हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आपका जेंडर क्या है, आपका कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, आप किस ट्राइब से हो, आपने पढ़ाई कितनी करी है या आपके पास पैसे कितने हैं, जब तक आप इंडिया के सिटीजन हो आपको बराबर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनइक्वालिटी हमारे इंडिया में है ही नहीं, ठीक है। हमने अपने संविधान में तो लिख दिया है कि हम सारे लोग बराबर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सही में हम सारे लोग बराबर हैं और इनइक्वालिटी कहीं पे चल ही नहीं रही, ठीक है। तो अभी हम कुछ चीज़ें देखते हैं जिसके थ्रू आपको समझ आएगा कि कैसे हमने अलग अलग कानून बना रखे हैं इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1975 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था दीवार। उसमें एक ऐसा सीन था कि एक छोटा सा बच्चा है, वो शू पॉलिश कर रहा है लोगों का, है ना। एंड ये जो इंसान है ये अपना शू पॉलिश कराते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, पैसे ऐसे फेंक के चले जाते हैं इसके ऊपर,
ठीक है। और ये बच्चा क्या कहता है कि इन पैसों को मैं उठाऊंगा ही नहीं, जस्ट बिकॉज मैं शू को पॉलिश कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सोसाइटी में नीचा आ गया, ठीक है, या मुझे नीचा दिखाया जाए। तो ये कहता है कि आपको मुझे इज्जत से, ढंग से पैसे देने होंगे, वरना ये गलत हो जाएगा। तो ये जो पर्सन है वो क्या करते हैं, पैसों को ठीक से उठा के इस बच्चे को पकड़ाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से मीडिया में भी हम लोग ये मैसेज डाल रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता कौन क्या काम कर रहा है तो वो इंडिया के सिटीजन, तो उन्हें इज्जत दो, उन्हें इक्वालिटी दो, ठीक है। इससे पहले ना हमारे पास कोई कानून नहीं था जिसमें हम लोगों से कहते थे कि भेदभाव मत करो। धीरे धीरे क्या हुआ, हमने कानून बनाने स्टार्ट करे जिसमें हमने ये कहना स्टार्ट करा कि लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट दो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे संविधान में कहा जाता है एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब कानून के सामने इंडिया के सारे लोग बराबर हैं। फर्क नहीं पड़ता वो चाहे इंडिया के प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, या वो जैसे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था ना कांता क्यों ना हो। अगर कोई कानून बना है तो वो कांता के ऊपर भी और इंडिया के प्रेसिडेंट के ऊपर भी बराबर तरीके से लागू किया जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने हम सारे लोग बराबर हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने अपने संविधान में कहा कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी का भी तुम भेदभाव, किसी के साथ भी तुम भेदभाव नहीं कर सकते। रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ या जेंडर के बेसिस पे हम सारे लोग बराबर हैं, हम लोग सारे इंडिया के सिटीजन्स हैं, हम सारे लोग इक्वल हैं। थर्ड, every person has access to all public places including playground, hotel, shops and market, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हर एक इंसान के पास ये हक है कि वो पब्लिक प्लेस में जाए, ठीक है। जैसे पहले होता था ना, लोगों को मना कर दिया जाता था तुम टेम्पल में मत जाओ, तुम वेल को मत छुओ, ये सारी चीजें हम आज नहीं कर सकते, वो गलत था। हर एक इंसान के पास हक है कि वो पब्लिक प्लेस में जाए, ठीक है। तो हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने दो तरीकों से कोशिश करी है हमारे इंडिया में बराबरी लाने की। एक तरीका तो उन्होंने क्या करा, थ्रू लॉज, उन्होंने अलग अलग कानून बनाए हमारे लिए। सेकंड, उन्होंने क्या करा, प्रोग्राम्स और स्कीम्स, ठीक है। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी में कोई उनकी बात नहीं सुन रहा, थोड़ा डिसएडवांटेज फील हो रहा है, उनके लिए प्रोग्राम्स और स्कीम्स बनाना स्टार्ट करा, ठीक है। तो ऐसे हमने बहुत सारे कानून बनाए हैं जिससे हम लोगों के हक को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि ऐसा कौन सा हमने एक स्कीम बनाया है जिसके थ्रू हम लोग भेदभाव कम कर पाए हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो एक एग्जांपल है मिड डे मील स्कीम, बहुत ही फेमस स्कीम है, आप लोगों ने सुना भी होगा। मिड डे मील स्कीम में क्या होता है, अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है तो गवर्नमेंट स्कूल में उस बच्चे को लंच दिया जाएगा, ठीक है, मिड डे मील दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा, तो इसे मिड डे मील स्कीम कहा जाता है। एंड ये एक बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम का एग्जाम्पल है। सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था, ये तमिलनाडु में बहुत बढ़िया चला ये स्कीम, और उसके बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को इस स्कीम को स्टार्ट कर देना चाहिए। इस स्कीम को स्टार्ट करने के बहुत सारे फायदे थे, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आया, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चे अब स्कूल आना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो हो ही रही है स्कूल में, साथ ही साथ खाना भी मिल रहा है, तो बहुत सारे गरीब बच्चे स्कूल में ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स ने बताया कि इससे पहले पता है क्या होता था, बच्चे आते थे स्कूल में और फिर कहते थे कि मैम हम लंच करने घर जा रहे हैं, और उसके बाद वापस नहीं आते थे स्कूल, ठीक है। पर अब उनको लंच तो स्कूल में ही मिल रहा है, तो वो बीच में गायब नहीं हो पाते थे, पूरे दिन स्कूल में अच्छे से बैठकर पढ़ाई करते थे। नेक्स्ट, एक और फायदा इससे क्या हुआ, अक्सर क्या होता है, जो विमेन है, जो मदर्स हैं, वो काम करने के लिए चली जाती हैं, पर फिर उनको दोपहर के टाइम पे बीच में घर आना पड़ता था अपने बच्चों को खाना बना के खिलाने के लिए। पर अब मिड डे मील स्कीम में क्या होता है, बच्चों को स्कूल में ही खाना मिल रहा है, तो बच्चों की जो मदर्स हैं वो अपने काम के ऊपर अच्छे से फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट, कास्ट के बेसिस पे जो भेदभाव होता था, भेदभाव होना कम हो गया,
क्योंकि काफ़ी एरिया में दलित विमेन को काम पे लगाया गया मिड डे मील स्कीम की कुकिंग करने के लिए। तो जो खाना दिया जाता था बच्चों को, उसकी कुकिंग दलित विमेन से कराई जाती थी, ताकि इन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिले अच्छे से काम करने की। ठीक है, नेक्स्ट, आप लोगों ने देखा भी होगा, जब भूख लगती है ना तो कोई और काम नहीं होता, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो पाती, खाली पेट पढ़ाई नहीं हो पाती, है ना। तो जब हम लोग बच्चों को अच्छे से खिलाने लग गए तो वो और अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान लगाने लग गए। ठीक है, तो ऐसे और भी कुछ स्कीम्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इक्वालिटी को एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और पॉइंट जो कि आप बच्चों को समझना है वो ये है, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही दिक्कत चल रही है, इंडिया में ही हम लोगों को इक्वालिटी नहीं दे पा रहे, बाकी कंट्रीज में भी ये दिक्कत है। ठीक है, बाकी कंट्रीज में भी हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को बराबर ट्रीटमेंट नहीं देते। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए की, ठीक है, तो यूएसए में क्या होता था, स्किन कलर के बेसिस पे बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। ठीक है, तो अगर आपका स्किन कलर थोड़ा डार्क है आपको ब्लैक कहा जाता था, अगर आपका स्किन कलर थोड़ा लाइट है आपको वाइट्स कहा जाता था। ठीक है, एंड ब्लैक्स के साथ सोसाइटी में बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता था। ठीक है, धीरे धीरे जो ब्लैक्स हैं उन्होंने संघर्ष करना स्टार्ट करा एंड अपने राइट के लिए फाइट करना स्टार्ट करा, लोगों को समझाना स्टार्ट करा कि हम भी इक्वल हैं। तो इसी में एक एग्जाम्पल है जिनके बारे में आपने बाकी क्लासेस में भी पढ़ रखा है, रोजा पार्क। ठीक है, ये एक ब्लैक वुमेन थी एंड क्या हो रहा था, ये एक बार बस में ट्रैवल कर रही थी। उस टाइम पे ना एक बहुत ही बेकार रूल था कि अगर किसी वाइट इंसान को सीट चाहिए तो जो ब्लैक पर्सन है वो बैठ नहीं सकते, उन्हें उठ के दूसरे इंसान को सीट देनी पड़ेगी। पर रोजा पार्क एक दिन बहुत थक के सीट पे बैठती हैं और जब कोई और सीट मांगने आता है तो वो मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोगों का स्किन कलर क्या है, हम लोगों को सोसाइटी में क्या दर्जा दिया जा रहा है, हम सारे लोग सिटीजन्स हैं और मेरे पास भी हक है कि अगर मैं थक जाऊं तो मैं सीट के ऊपर बैठ जाऊं। उसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि लोग अपने राइट्स के लिए लड़ने लग जाते हैं। आज के टाइम पे यूएसए में सिचुएशन कंपैरेटिवली बेटर है। ओके, चलो, तो ये आप बच्चों का चैप्टर था ऑन इक्वालिटी एंड आई एम श्योर आप बच्चों को समझ आया होगा कि इंडिया जैसे कंट्री में इक्वालिटी, सारे सिटीजन को बराबर ट्रीटमेंट मिलना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वन शॉट रिविजन आप कौन से चैप्टर से रिलेटेड चाहते हो। चलो बच्चों, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।